चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो लास्ट ब्रांच बचा हुआ था वो स्टैटिग्राफी यानी आस्थरित शैल विज्ञान, और इसके अंतर्गत जो है मैं स्टैटिग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत इससे पहले मैं चर्चा भी कर चुका था, है ना? तो ये जो आपका लास्ट ब्रांच है आपका स्टैटिग्राफी, इसमें आपको पढ़ना है स्टैटिग्राफी। इसमें आपका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है स्टैटिग्राफी का। इनके अलावा जो है इनके प्रिंसिपल्स पढ़ना है, प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है। इनके अलावा आपको पढ़ना है आर्कियन ग्रुप, आर्कियन ग्रुप के बारे में पढ़ना है, बिंदियन ग्रुप के बारे में पढ़ना है, बिंदियन ग्रुप के बारे में पढ़ना है, और आपका गोंडवाना के बारे में पढ़ना है, गोंडवाना ग्रुप के बारे में पढ़ना है ना? तो आपको जो है ये इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स और आपका जो है और जो आपका एक पढ़ा जाता है इसमें टाइम स्केल पढ़ाया जाता है। मैं ऐसे आपको पैलेंटोलॉजी में भी पढ़ाया था टाइम स्केल, लेकिन आपको यहाँ भी जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ना पड़ता है ना? इनके अलावा थोड़ा बहुत जो है स्कोप के बारे में भी चर्चा किया जाता है। 5-6 लाइन का ऐसे समझ लीजिए है कि आखिर जो स्ट्रैटिग्राफी होगा इनका स्कोप क्या है, यानी जियोलॉजी का जो है स्कोप क्या होगा। तो आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स, टाइम स्केल्स एंड स्कोप, है ना? उनके बाद आता है आपका आर्कियन ग्रुप, बिंदियन ग्रुप एंड गोंडवाना ग्रुप, है ना? तो आज जो है मैं ये वाले जो है भाग इसको पूरा कंप्लीट करूंगा। ऐसे तो मैं चर्चा किया हूँ, लेकिन फिर आज से थोड़ा चर्चा कर लूंगा। इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स, टाइम स्केल्स एंड स्कोप, है ना? इसके बाद एक क्लास बचेगा आर्कियन, बिंदियन एंड गोंडवाना, है ना? बहुत ज्यादा नहीं है ये, प्रत्येक जो है समझ लीजिए कि 2 पेज करके होगा। तो आपका ये क्लास में पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमको समय मिलेगा तो आप लोगों का जो है एमसीक्यू सॉल्यूशन करके आप लोगों को भेज देंगे, है ना? तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं अस्तरित सेल विज्ञान में आपको इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स, टाइम स्केल्स, स्कोप क्या क्या होंगे, आर्कियन ग्रुप क्या है, बिंदियन ग्रुप क्या है, गोंडवाना ग्रुप क्या है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? जो है साथ में परिभाषित करना आर्कियन ग्रुप के बारे में एवं उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, खास करके स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड, है ना? तो स्पेशल झारखंड के संदर्भ में इंडिकेट करते हुए जो है आर्कियन ग्रुप को डिफाइन करना है, बिंदियन को एंड गोंडवाना को। तो ये वाला भाग मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज चर्चा करूंगा इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स, टाइम स्केल्स एंड स्कोप, है ना? तो चलिए क्लास को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको जो है जैसे कि मैंने बताया आर्कियन ग्रुप हुआ, बिंदियन ग्रुप हुआ और ये गोंडवाना ग्रुप है ना? तो इसका कोशिश करेंगे, कल तो नहीं हो पाएगा। आज आज आप लोग ये कंप्लीट कर लेंगे और एक क्लास जो बचेगा वो कोशिश करेंगे परसों या तरसों क्लास लेने का, क्योंकि मेरा कल एग्जाम्स है ना? कल जो है मेरा एग्जाम है जिसके लिए मैं रांची गया था आइडेंटिटी कार्ड वगैरह लाने के लिए। तो उसका जो है कोशिश करेंगे हम कि अगर क्लास लेट भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक क्लास आपका बचा हुआ रहेगा। अगर हमको टाइम मिला तो हम पीडीएफ पहले ही सेंड कर देंगे और क्लास जो है बाद में ले लेंगे, है ना? तो आज जो है कर रहा है स्टैटिग्राफी के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना? कि इसके अंतर्गत जो है सेलों के समूह, खनिजों तथा पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर मौजूद प्रारंभ से लेकर अब तक विभिन्न बदलाव अथवा परिवर्तनों के संबंध में स्तरित सेल विज्ञान के अंतर्गत जानकारी मिलती है ना? यानी इससे पहले जैसे मैंने बताया कर रहा है कि इसके अंतर्गत जो स्टैटिग्राफी के अंतर्गत होगा, मैं कमेंट रीड कर लेता हूँ। ओके सर, चलिए बाकी लोग जुड़ जाइए आप लोग। और भी जुड़ जाइए आप लोग, है ना? इतना लेट करके काहे जुड़ते हैं आप लोग?
चलिए, तो आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर। तो मैं चर्चा कर रहा था और रोहित भाई अभी जुड़े, है ना, कोई बात नहीं। तो मैं जो है स्टैटिग्राफी के अंतर्गत मैं अभी बता रहा था कि आपको उनके इंट्रोडक्शन पढ़ना है, प्रिंसिपल्स पढ़ना है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है ना। इनके अलावा बचता है आपका आर्कियन ग्रुप, बिंदियन ग्रुप एंड गोंडवाना ग्रुप। तो आर्कियन ग्रुप, गोंडवाना ग्रुप और बिंदियन ग्रुप को मैं एक क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, वो बाद में ले लूंगा। आज जो मैं चर्चा करूंगा इसमें, इससे पहले भी मैं चर्चा किया हूं कि अस्तरित सेल विज्ञान, है ना। तो कहीं ना कहीं नेम जो आपका ये सिमिलर लग रहा है, पेट्रोलॉजी से रिलेटेड लग रहा है ना। इनका अस्तरित सेल विज्ञान कहीं ना कहीं आपका पेट्रोलॉजी से रिलेटेड लग रहा है, क्योंकि पेट्रोलॉजी का मतलब ही होता है सेल विज्ञान, और इसमें सिर्फ अस्तरित जोड़ दिया है ना। अस्तरित, इसे संस्तर भी कहा जाता है, संस्तर। यानी दूसरे इसमें समझिए तो बेडिंग लेयर, बेडिंग लेयर हम कह सकते हैं, बेडिंग लेयर, लेयर। अस्तरित मतलब अस्तर, यानी लेयर के फॉर्म में, लेयर के फॉर्म में, है ना। तो इससे पहले मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जैसे आपका ये आपका किताब है ना, ये आपका क्या है, किताब है। और इस किताब में मान लीजिए कम से कम 500 पेजेस है ना। इसमें कितना है, 500 पेजेस है। और ये देख पा रहे हैं कि एक पेज के ऊपर दूसरा पेज, दूसरा के ऊपर तीसरा पेज, तीसरा के ऊपर चौथा पेज, चौथा के ऊपर पांचवा पेज, पांचवा के ऊपर छठा पेज। तो एक के बाद एक क्या है आपका लेयर जो है, लेयर में बटा हुआ है ना। एक के ऊपर एक क्या है, लेयर में बटा हुआ है। इसी को जो है अस्तरित बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ आपका स्ट्रेटिग्राफी के अंदर कह रहा है कि अस्तरित सेल विज्ञान, यानी सेलों के लेयरिंग फॉर्म, समझ गए। यानी मान लीजिए ये आपका सेल है, यानी चट्टान है। तो ये चट्टानों का लेयर क्या है, एक के ऊपर एक क्या है, लेयर व्यवस्थित है, या सेटअप है ना। तो इसलिए कह रहा है इसमें, इससे पहले भी मैं बताया था कि ये जो अस्तरित सेल विज्ञान है, इसमें इससे पहले मैंने जो ब्रांच पढ़ा, तीनों का कम्बिनेशन है। इसमें तीनों का क्या है, कम्बिनेशन है। यानी आपका पेट्रोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, थोड़ा सा लाइट फ्लैक्चुएशन हो रहा है ना। तो देखिए, मैंने इससे पहले भी आप लोगों के सामने चर्चा किया था कि स्ट्रैटिग्राफी के अंदर पेट्रोलॉजी, पैलेंटोलॉजी एंड आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी, तीनों का इसमें कंबाइंड है ना। तीनों का क्या है, इसमें कंबाइंड है। इसलिए कह रहा है कि एवर सिंस द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, द एनर्जेटिक नेचुरल एजेंसीज लाइक एयर, वाटर, आइस एंड लाइफ हैव बीन वर्किंग diligently and molding the surface of the globe to the appreciable extent. The surface of the earth has therefore, है ना। इसमें परिभाषा जो है बहुत थोड़ा सा लंबा है, पूरा पढ़ना संभव नहीं है। लेकिन आपको अगर मैं सरसरी तौर पे बता दूं तो इसमें जो है मुख्य रूप से आपका जीवाश्म का भी, इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंतर्गत जैसे इम्पोर्टेंट्स मिनरल्स वगैरह, एवं इनके अलावा जैसे पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड फॉसिल्स हो गया, यानी आपका जैसे जीव जंतु एवं पादप, है ना, यानी आपका एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना। तो इसमें आपका जो है तीनों का कॉम्बिनेशन करके इस अस्तरित सेल विज्ञान को बनाया गया है ना। तो इसमें कह रहा है, आगे इसमें कह रहा है कि ये स्टडी ऑफ लिथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक बेड्स मे बी लेड हिम फर्दर to infer to infer the climate and environment under the which the beds or deposits, है ना। इसमें एक बात और कह रहा है इसमें, कि जैसे आपका मैंने बताया कि जैसे लेयर के फॉर्म में रहता है, लेयर के फॉर्म में रहता है ना। क्या रहता है, लेयर के फॉर्म में। तो लेयर के फॉर्म में कहने का मतलब कि जैसे क्या है कि गंगा किनारे जो आसपास होंगे, यानी बाढ़ प्रभावित इलाका जो भी होगा, है ना, जिन क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित हो रहा है, तो उनके आसपास के जो खेत होंगे, है ना। तो क्या होता है कि मान लीजिए ये खेत है आपका, और यहाँ से एक नदी गुजरती है,
और बाढ़ के समय में क्या होता है कि बाढ़ का पानी ओवरफ्लो होने के कारण रिवर में, है ना, ये पानी क्या करता है कि इन खेत खलिहानों में भी घुस जाता है एवं उनके आसपास के एरिया में भी बाढ़ का जो पानी का फ्लो है वो भी पहुंच जाता है, आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। तो बाढ़ के पानी के साथ क्या होता है कि विभिन्न जगहों से मिट्टी, कादो, गाद का अंश मिला हुआ रहता है उन पानी में। तो जब ये बाढ़ का पानी क्या होता है कि किन्हीं भी एरिया में जाता है, रिवर के आसपास वाले एरिया में या खेत खलिहानों में, तो उस पानी में मौजूद, उस बाढ़ के पानी में मौजूद जो आपका सिल्ट होंगे यानी गाद होंगे यानी बालू होंगे, वो धीरे धीरे उन खेत खलिहानों में धीरे धीरे बैठ जाता है और एक नए लेयर का फॉर्मेशन करता है उन खेतों में। यानी बाढ़ का पानी जहां भी पहुंचेगा और बाढ़ के पानी के साथ जो आपका कादो मिट्टी का अंश मिला हुआ है उन जल में, तो वहां का कादो मिट्टी अंश धीरे धीरे क्या होता है कि निचले सतहों में बैठता है और निचले सतहों में एक लंबे समय तक यानी 2 से 3 महीना बाढ़ का पीरियड रहता है, टाइम रहता है। और उन 2 से 3 महीना के दौरान बाढ़ के पानी में मौजूद जो सिल्ट, गाद, है ना, ये सब मौजूद रहता है, वो धीरे धीरे उन जगहों में बैठता है और इनके ऊपर एक नए लेयर का फॉर्मेशन करता है ना, यानी नए मिट्टी का परत चढ़ जाता है उन जगहों में, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। और ये आपका फसल के उपजाऊ की दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका मूल चट्टानों के ऊपर, यानी आपका इससे पहले जो खेत में आपका मिट्टी का लेयर था उसके ऊपर एक नए लेयर का फॉर्मेशन हो गया। तो इसका मतलब ऊपर में जब एक नए लेयर का फॉर्मेशन हो गया तो पुराना लेयर अंदर दब गया, है ना, पुराना लेयर अंदर दब गया। फिर अगले साल बाढ़ में फिर बाढ़ का पानी आएगा, फिर पानी ओवरफ्लो होगा, फिर उन जगहों में क्या होगा, फिर से एक नए लेयर का निर्माण करेगा, फिर आपका पुराना लेयर नीचे दब जाएगा। फिर दूसरे साल में फिर बाढ़ का पानी आएगा, फिर एक नए लेयर का निर्माण करेगा, यानी लगातार इसी तरह क्रमबद्ध चलते रहेगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार जैसा कि यहाँ देख पाए कि रिवर साइड में बाढ़ के पानी के वजह से खेत खलिहानों में एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में प्रत्येक साल एक नए लेयर का निर्माण करता है, एक के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन होते जाता है और पुराने लेयर नीचे दबते जाता है ना। तो ठीक उसी तरह जो है स्तरित शैल विज्ञान में कह रहा है कि जब आपका फॉर्मेशन हुआ होगा, है ना, जब आपका फॉर्मेशन हुआ होगा शैलों का, तो उसमें भी क्या होगा कि एक लेयर के बाद एक लेयर बनते गया होगा, है ना। आप लोगों मैंने शायद फिगर में दिखाया नहीं पता, यानी आपका मान लीजिए एक सेलों का लेयर है, इसके ऊपर एक नए सेल का लेयर का निर्माण होगा, फिर एक लेयर का निर्माण होगा, फिर लेयर, इस प्रकार के क्या है लेयरिंग फॉर्म में रहेगा। कुछ वर्टिकली भी रहता है तो कुछ हॉरिजेंटली भी रहता है ना। तो आपका जो है यहाँ वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए। तो मान लीजिए अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, लेयर के ऊपर लेयर। मान लीजिए एक नए लेयर का फॉर्मेशन हुआ वोल्केनिक इरप्शन के माध्यम से। ये आपका क्रस्ट है, क्रस्ट है, यहाँ मैग्मा चेम्बर है और इन मैग्मा चेम्बर से जो है मैग्मा फ्लो होके क्रस्ट के बाहर आया और ये जो है आपका क्या किया, इधर उधर फ्लो होके सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया और आपका जो है क्या बोलते हैं कि आपका रॉक्स का फॉर्मेशन किया। फिर इन्हीं जगहों में फिर से वोल्केनिक इरप्शन होता है, फिर क्या उसके ऊपर फिर से फ्लो होगा, फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है, फिर उसके ऊपर एक नए लेयर का निर्माण करेगा, यानी एक के ऊपर एक लेयर का क्या होता है या फॉर्मेशन होती जाएगा। चाहे वो आपका इंट्रूसिव पार्ट ऑफ अर्थ में हो या एक्सट्रूसिव पार्ट ऑफ अर्थ में हो, है ना, दोनों कंडीशन में हो सकता है ना। तो इनमें कुछ प्रिंसिपल्स है, इसमें कह रहा है कि these studies are based on following few major principles, है ना। इनमें कुछ स्टेट्स है जिनमें कह रहा है कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, इनके कुछ प्रिंसिपल्स है। जैसे आपका सुपरपोजिशन एक प्रिंसिपल्स है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कह रहा है, चलिए उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सुपरपोजिशन यानी सुपरपोजिशन सिद्धांत।
इस सुपरपोजिशन में कह रहा है कि इट स्टेट्स that an overlaying bed or lamina is younger than that underlying it normal conditions, है ना। यानी इसमें कह रहा है कि इस सिद्धांत में परतदार चट्टानों की संस्तर तल एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते जाता है, पुरानी परत के संस्तर तल नीचे की ओर तथा नई परत के संस्तर तल ऊपर की ओर व्यवस्थित होता है। इस सुपरपोजिशन सिद्धांत में प्रिंसिपल्स में कह रहा है कि ये लेयर है आपका, ये आपका क्या है, लेयर है सेलों का, इसके ऊपर एक नया लेयर बनेगा, फिर आपका एक नया लेयर बनेगा, एक के बाद एक नए लेयर का फॉर्मेशन होते जाएगा। इसका मतलब जब ये वाले लेयर था तो ये पुराना लेयर था, इसके ऊपर एक नया लेयर चढ़ गया तो इसके लिए ये पुराना लेयर, ये आपका नया लेयर, इसके ऊपर एक नया लेयर, इसका मतलब इसको मैं डिनोट कर देता हूँ, ये 0 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जो ये 0 लेयर था ये आपका मूल लेयर था, मेजर लेयर था, इसके ऊपर नंबर 1 लेयर फॉर्मेशन हुआ, 0 लेयर आपका पुराना हो गया। 1 लेयर के ऊपर नंबर 2 वाला जो है नया फॉर्मेशन हुआ, 1 आपका पुराना हो गया, 2 आपका नया हो गया, 2 के ऊपर 3 एक न्यू लेयर का फॉर्मेशन किया, वो 0 1 2 आपका पुराना लेयर हो गया। 3 के ऊपर 4 नंबर एक नए लेयर का फॉर्मेशन हुआ, 4 नंबर नया न्यू लेयर हो गया। 5 न्यू लेयर का फॉर्मेशन हुआ, आपका 1 0 से लेके 4 तक आपका पुराना लेयर हो गया। नए लेयर का फिर से फॉर्मेशन हुआ नंबर 6 वाला, आपका 0 से लेके 5 तक, फिर वो पुराना लेयर हो गया। इसी यही आपका सिद्धांत सुपरपोजिशन में कह रहा है कि एक के बाद एक नए लेयर का फॉर्मेशन होते जाएगा और जो नीचे दबते जाएगा वो पुराने लेयर होते जाएगा और सबसे ऊपर में जो रहेगा वो न्यू लेयर कहलाएगा। समझ गए? तो यही आपका सुपरपोजिशन का सिद्धांत था, है ना। आगे जो अगला कह रहा है ना, अगला जो कह रहा है अन इफ फॉर मेटारियनिज्म, है ना। इसमें कह रहा है यूनिफॉर्मिटारियनिज्म, है ना। यूनिफॉर्मिटारियनिज्म ये आपका प्रिंसिपल्स है स्टैटिग्राफी के अंतर्गत, है ना। यूनिफॉर्मिटारियनिज्म ये आपका एक प्रिंसिपल्स है स्टैटिग्राफी का। इसमें कह रहा है कि इसके आगे डॉक्ट्रिन लिखा हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्म मेट्रानिज्म, है ना। यानी इसमें कह रहा है कि द स्टडी ऑफ द प्रेजेंट इज द की टू द स्टडी ऑफ द पास्ट। इससे पहले मैंने आपको एमसीक्यू में बताया था, ये वाले जो कथन है ना, ये एक थॉट है, एक थॉट है, द स्टडी ऑफ द प्रेजेंट इज ए की टू द स्टडी ऑफ द पास्ट। यानी वर्तमान में आप जो भी चीज देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पिछले समय का परिणाम है ना। पिछले समय का ये परिणाम है, यानी प्राचीन समय में कुछ घटनाएं घटित हुआ है जिसका रिजल्ट आज हमें देखने को मिल रहा है ना। तो ये सिद्धांत जो है आपका इसी के अंतर्गत आता है ना, यूनिफॉर्म मेटारियनिज्म के अंतर्गत आता है ना। तो इसमें वही चीज कह रहा है कि इस सिद्धांत में जेम्स हटन के अनुसार वर्तमान समय में जो भी प्राकृतिक रूप से दिखाई पड़ रहा है ये सभी भूतकाल अर्थात प्राचीन समय का परिणाम है ना। यानी आज अब जो भी चीज देख पा रहे हैं इस धरती पर ये पिछले समय में किसी समय में उद्गार हुआ होगा, फॉर्मेशन हुआ होगा, जिसका परिणाम आज हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपका इस प्रिंसिपल के अंतर्गत आ गया, है ना। ऐसे प्रिंसिपल्स तो कुछ बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मेजर प्रिंसिपल्स के बारे में मैं आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूँ, है ना। आगे कुछ आपका है, जैसे यहाँ एक और है स्ट्रैटिग्राफिक। इस स्ट्रैटिग्राफिक के अंतर्गत इस सिद्धांत में मुख्य रूप से एक और सिद्धांत है जिसका नाम है स्ट्रैटिग्राफिक, सिंपल। स्ट्रैटिग्राफिक, है ना। इस सिद्धांत में कह रहा है, यानी इस प्रिंसिपल्स में कह रहा है कि मुख्य रूप से लिथो लिथोस्ट्रैग्राफिक, बायोस्ट्रैग्राफिक एंड क्रोनोस्ट्रैग्राफिक कोरिलेशन को रखा गया है ना। यानी इसके अंतर्गत कह रहा है
कि इट इज ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ लिथोस्टैटिक, बायोस्टैटिक एंड क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी। यानी आपका स्ट्रैटिग्राफी कहने का मतलब कि ये स्ट्रैटिग्राफी है ना। और इस ब्रांच के अंतर्गत मैंने बताया था कि आपका जैसे पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड हो, यानी चाहे वो एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, या इसके अलावा इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हो, या फिर आपका पेट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, है ना। इन तीनों ब्रांच का कोरिलेशन है स्ट्रैटिग्राफी, है ना। इनके अलावा आगे है आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, टाइम स्केल। तो ये इसको भी जो है एक प्रिंसिपल्स के अंतर्गत रखा गया है ना। और इसमें कह रहा है, इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाले प्रिंसिपल्स में कह रहा है ना। इसमें कह रहा है आपका कि इरा इज द मैनी मिलियन ईयर्स, है ना। इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कह रहा है कि इरा, इरा इरा जो है आपका समय अवधि का सबसे बड़ा जो है काल है ना। इरा से छोटा जो है आपका, इरा से छोटा है, आ, इरा से छोटा, हाँ, इरा से छोटा जो है आपका वो है इपोक, इपोक है। इपोक से छोटा जो है आपका एज, है ना। जो है वो पीरियड भी आता है, पीरियड भी होता है, पीरियड से छोटा जो है एज हो जाएगा, है ना। तो आपका जो है, रुकिए मैं थोड़ा सा कमेंट रीड कर लेता हूँ। इवन पीरियड, इवन जो है, इवन जो है, इवन जो है ईरा से भी बड़ा है, समझिए। इवन जो है आपका, इवन जो है ईरा से भी बड़ा है, इसलिए जो है इसका चर्चा जो है वो हायर स्टडी में किया जाता है, समझ गए। ईरा से बड़ा होता है इवन, है ना। आप अगर जो है श्रेणी क्रम में देखेंगे, हाँ सॉरी, यहाँ जो है पीरियड होगा, पीरियड में गलत स्पेस में लिख दिया हूँ। इरा के बाद जो होता है पीरियड होता है, पीरियड। इसके बाद आपका इपोक होता है, इपोक के बाद जो है आपका एज होता है ना। तो आपका जो है इवन जो है इरा से भी बड़ा होता है, और ये हायर स्टडी में इनका चर्चा किया जाता है, समझ गए। आपका जो है एमसीक्यू ऑप्शन में भी जो है आपका इरा दिया होगा, है ना, महाकल्प के बारे में। तो इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो है इरा, पीरियड, इपोक, एज, है ना। अगर इरा से भी बड़ा जानना है तो इयोन होता है ना, इयोन। यानी आपको जो है इस तरह श्रेणी क्रम में दिखा सकते हैं आप, है ना। यानी इवन से छोटा इरा, इरा से छोटा पीरियड, पीरियड से छोटा इपोक, इपोक से छोटा एज, है ना। तो इसमें कह रहा है कि इरा इज द लार्जेस्ट ग्रुपिंग एंड ईच इरा कवर्स मैनी मिलियन ऑफ ईयर्स। ये जो इरा है आपका मिलियन ईयर्स को जो है कवर करता है, यानी कई एक मिलियन वर्ष मिलके एक इरा का निर्माण करता है, यानी एक इरा पीरियड बनता है ना। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि द जियोलॉजिक पीरियड्स आर फॉर्म्ड, सॉरी, एंड ईच इरा कवर्स many million years. The geologic periods are formed of epochs, and the epochs are in turn subdivided into ages, है ना। फिर जो है इपोक को जो है डिफरेंट इसमें एजेस में जो है डिवाइड किया गया है ना। यानी इवन हो गया, इरा हो गया, पीरियड हो गया, इपोक हो गया, एज हो गया। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, इधर से अगर पकड़ना है असेंडिंग, है ना, सॉरी, इधर से अगर पकड़ना है तो असेंडिंग हो जाएगा, और इधर से अगर जाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, यानी इधर से घटते क्रम में, इधर से बढ़ते क्रम में, समझ गए। तो जो है इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये दिखाने का मकसद मेरे लिए ये है कि चाहे वो इवन में हो, इरा में हो, पीरियड में हो, इपोक में हो या एज में हो, इन प्राचीन समय में, यानी एंशियंट टाइम से लेकर रिसेंट टाइम तक, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी पृथ्वी की जब जो है अर्थ का जब ओरिजिन हुआ है ना, उस समय से लेकर रिसेंट टाइम तक, है ना,
यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक इनके बीच के समय को डिफरेंट नाम देकर या डिफरेंट भागों में डिवाइड करके जो है अलग अलग हमने नाम दिया, और उसके अंतर्गत जो है किस प्रकार के जीवों की उपस्थिति रहा, किस प्रकार के पादपों की उपस्थिति रहा, उनको जो है अलग अलग श्रेणियों में, सीरीज में बांटा गया है ना। जैसे ईरा में आज से इतना वर्ष पहले, पीरियड में इतना वर्ष पहले, इपोक जो है, यानी प्रत्येक को जो है एक ड्यूरेशन दिया गया और अलग अलग नाम दिया गया, और इनके अलग अलग ड्यूरेशन में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स एंड प्लांट्स आया, और फिर वो धीरे धीरे वो लुप्त हो गया, यानी खत्म हो गया। जिस प्रकार जुरासिक काल में आपका डायनासोर पाया जाता था, लेकिन डायनासोर जुरासिक काल के बाद और नहीं पाया गया, यानी वो उनका स्पेसीज जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। यानी वो जो है जुरासिक पीरियड के बाद, यानी जुरासिक काल के बाद वो जिस प्रकार का इन्वायरमेंट आया, वो आपका डायनासोर के अकॉर्डिंग नहीं था, जिसके कारण वो सस्टेनेबल नहीं हो पाया, है ना, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, वो इन्वायरमेंट में समा नहीं पाया, जिसके कारण उनका स्पेसीज धीरे धीरे खत्म हो गया, है ना। वर्तमान समय में जैसे गंगा रिवर में या फिर अन्य बड़े बड़े रिवर में क्या होता है कि जो मछुआरे के द्वारा जो नेट जाल होता है ना, जो नेट होता है, यानी जो जाल होता है महीन छेद वाला, उसमें क्या होता है कि वो नेट जाल का प्रयोग करके जो है, उन जो जाल का प्रयोग करके क्या होता है कि उनके अंतर्गत छोटे छोटे मछली एवं मछलियों का अंडा भी क्या होता है कि उसके साथ आ जाता है जाल में, है ना। तो उस जाल में वो महीन छिद्र वाला जाल होता है, जिसके कारण आपका मछली, छोटे छोटे मछली एवं मछलियों के सारे अंडे भी उसके अंतर्गत आ जाता है, और क्या होता है, मर जाता है, जिसके कारण मछली का उत्पादन पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में बहुत कम होते जा रहा है। यानी आपका क्या होता है, अगर बड़े जाल का प्रयोग करेगा तो उनके बीच में जो है गैप जो है ज्यादा रहता है, नेट के बीच में छिद्र ज्यादा रहेगा, तो जब उनके अंतर्गत छिद्र ज्यादा रहेगा, बड़े नेट वाले सॉरी जाल के अंदर बड़े छिद्र रहता है, तो छोटा मछली उन छिद्रों से होकर निकल जाएगा, है ना, और बड़ा मछली इस जाल में फंस जाएगा। तो अब क्या होता है कि छोटा छिद्र वाले जाल का प्रयोग करने से छोटे छोटे मछली एवं उनके अंडा भी क्या होता है कि निकल नहीं पाता है, और उन जाल में क्या होता है, मछुआरे जो के द्वारा उठा लिया जाता है, छोटे मछलियों को भी बाजार में बेच दिया जाता है, उनके अंडा को भी नष्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में मछली का उत्पादन कम होते जा रहा है। विभिन्न प्रकार के मछलियों अब देखने को नहीं मिल रहा है। आज से 10 साल पहले जो मछली दिखाई पड़ रहा था वो अब नहीं दिखाई पड़ रहा। तो मेरा कहने का मतलब कि प्राचीन समय से लेके वर्तमान समय तक इनके बीच में किस प्रकार के जीव आया और चला गया, इन सारे चीजों का अध्ययन इसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंतर्गत किया जाता है ना। अब इनमें जो है प्रिंसिपल्स के अलावा इसमें कह रहा है, जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में है ना, जैसे इनको जो है 6 भागों में जो है डिवाइड किया गया है, 6 भागों में। कह रहा है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 6 महाकल्पों में, यानी विभिन्न युगों में तथा कल्पों में, यानी ईरा ईरा इपोक, है ना, 6 महाकल्प, यानी 6 ईरा होगा, और कुछ इपोक होगा, और कुछ पीरियड होगा, है ना, और कुछ एजेस होगा, इनको जो है डिवाइड किया गया है। तो जैसे पहले मैंने बताया था कि आपका क्वाटरनरी, फिर जो है टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। इस प्राइमरी के अलावा एक होता है प्री कैम्ब्रियन और एक होता है अर्कियन, है ना। ये आपका 6 महाकल्प है, जिनको डिवाइड किया गया है फिर डिफरेंट इरा में, पीरियड में, इपोक में एंड एजेस में, है ना। तो इसमें एक चीज कह रहा है, रुकिए आप लोग बने रहिए मेरे क्लास में।
चलिए आपको मैं जो है हिंदी मीडियम वाले को मैं हिंदी में पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इंग्लिश में जो भी स्टूडेंट है मैं इंग्लिश में पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आपका लास्ट बचेगा आर्कियन, बिंदियन एंड गोंडवाना, है ना। उसका फिर मैं क्लास जो है कभी ले लूंगा, है ना। तो चलिए मैं बात कर रहा था जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, है ना, टाइम स्केल में। तो इसमें कह रहा है कि अगर मैं क्वाटरनरी की बात करूं, है ना, क्वाटरनरी की मैं अगर बात करूं, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, है ना। क्वाटरनरी को जो है ये आपका जो है ईरा हो गया, है ना, आपका जो है ये ईरा हो गया। क्वाटरनरी जो है ये ईरा हो गया, 6 ईरा है क्वाटरनरी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इनके अलावा इनके अलावा जो है कैम्ब्रियन होता है, कैम्ब्रियन के अलावा आर्कियन होता है। तो ये आपका ईरा का नाम है। फिर जो है ईरा जो है छोटे भागों में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे रिसेंट आप लोगों को मैंने सेंड भी किया था। इनके अलावा तो प्लीस्टोसिन होता है ना। तो इनका इसमें कह रहा है ना, इसमें कह रहा है कि चाहे वो क्वाटरनरी हो या फिर आपका जो है टर्सरी हो, टर्सरी हो, सेकेंडरी हो या फिर प्राइमरी हो, कैम्ब्रियन हो या फिर आपका आर्कियन हो, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्वाटरनरी के अलावा टर्सरी है, टर्सरी के नीचे सेकेंडरी है, सेकेंडरी के नीचे प्राइमरी है, प्राइमरी के नीचे आपका कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन के नीचे आर्कियन है ना। तो इसका मतलब कि कभी कभी अगर आपको एमसीक्यू के रूप में इस तरह पूछ दे कि इनमें से सबसे आपका पुराना ईरा कौन है ना, यानी सबसे पुराना महाकल्प इनमें से कौन है, तो आपका सबसे लास्ट में कौन है, आर्कियन, आर्कियन, है ना। तो आपका इस क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि आपका जो है सबसे पुराना, है ना, सबसे पुराना जो है कौन होगा, यानी आपका सैलो का एग्जाम्पल्स लेके बोल देगा और बोल देगा कि सबसे पहले सैलो का निर्माण किस महाकल्प में हुआ है, किस महाकल्प में हुआ है, यानी सबसे पहले सैलो का फॉर्मेशन किस इरा के अंतर्गत हुआ है। तो आपका आंसर क्या है, आर्कियन, क्योंकि आर्कियन जो है इरा का सबसे फर्स्ट फेज है, समझ गए। आर्कियन सबसे फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज में आपका क्या है, आपका सेकंड फेज में कैम्ब्रियन है, थर्ड फेज में आपका प्राइमरी है, एंड फोर्थ में सेकेंडरी, फिफ्थ में टर्सरी, एंड 5 में क्या है, क्वाटरनरी है ना। तो इसमें जो है अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे टर्सरी को साइनोजोइक भी नामा, क्वाटरनरी को क्वाटरनरी, टर्सरी को एक अलग नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है साइनोजोइक, साइनोजोइक इरा, है ना, साइनोजोइक इरा। इसके अलावा सेकेंडरी को मेसोजोइक इरा भी कहा जाता है, सेकेंडरी इरा को मेसोजोइक इरा, प्राइमरी इरा को जो है पैलेजोइक इरा भी कहा जाता है, पैलेजोइक को प्राइमरी इरा भी कहा जाता है, प्री कैम्ब्रियन इरा को पेट्रोजोइक इरा भी कहा जाता है, या अल्गोकियन इरा भी कहा जाता है, और आपका लास्ट में जो बचा आर्कियन इरा को जो है, आर्कियन इरा को आपका एजोइक इरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एजोइक इरा। तो आपको कभी कभी एमसीक्यू में इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रिसेंट और होलियोशिन, है ना, रिसेंट और होलियोशिन, है ना। तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ जो है, जो आपने वर्ड में जो भी नाम दिए, तो कभी कभी आपको जो है क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आर्कियन को जो है और किन नामों से जाना जाता है, एमसीक्यू जो है पूछ सकता है। तो आर्कियन को एजोइक इरा के नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से? एजोइक इरा, है ना। अब जो है इसमें ये चीज देखना है ना। तो आपको जो है लैपटॉप में मैंने दिखाया था कि किस काल क्रम में, है ना, किस काल क्रम में किस प्रकार के जीव जंतु पाया जाता है, किस काल क्रम में किस प्रकार के जीव जंतु पाया जाता है, आपको मैंने फिगर के साथ जो है लैपटॉप में दिखाया था, है ना। तो इसमें जो है इसमें जो है मेनली जो है आपका क्वेश्चन वगैरह आता है जो है जीव से रिलेटेड, जैसे जुरासिक से रिलेटेड, है ना। जुरासिक से रिलेटेड इस पे जो है एक मूवी भी बन चुका है जुरासिक से रिलेटेड, है ना। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो है आपका पैलेंटोलॉजी में भी पढ़ा जाता है और स्ट्रैटिग्राफी में भी पढ़ा जाता है, और क्या स्ट्रैटिग्राफी में भी पढ़ा जाता है ना। तो आपका जो है आपका इंट्रोडक्शन हो गया, प्रिंसिपल्स हो गया, है ना। इनके अलावा जियोलॉजिकल टाइम स्केल हो गया, है ना। इनके अलावा अगर स्कोप की बात करें, है ना, अगर मैं स्कोप की बात करें, स्कोप की बात करें, है ना, जियोलॉजी स्ट्रैटिग्राफी में, तो कह रहा है कि स्ट्रैटिग्राफी एंड जियोलॉजिकल कोरिलेशन इज ओनली जर्नल दैट प्रोवाइड्स comprehensive coverage of the fundamental and applied aspects of stratigraphy and the correlation of geological events and processes in time and space. Articles and based on the rules of multidisciplinary studies and or for the research university professor and geologist interested in stratigraphy and the chronological features of the world's geological record, है ना। इसमें स्कोप जो है जनरली देखे जाए, इससे पहले भी मैं बात किया हूँ कि जियोलॉजिकल सेक्टर में जितने भी ब्रांचेस हैं 18 से 20 ब्रांच है जियोलॉजी का, और इसको जो है अलग अलग क्लास में, जैसे कि आप यहाँ पढ़े पेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप पैलेंटोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप पेट्रोलॉजी पढ़े, आप स्ट्रैटिग्राफी पढ़े, इनके अलावा फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, मिनरलोजी एंड फिजिकल जियोलॉजी, है ना। तो इन सारे चीजों का जो है बड़े लेवल में भी आगे जाके में भी काम आता है। इससे पहले भी मैं चर्चा किया था कि यूपीएससी के पेपर में ऑप्शनल पेपर के रूप में बहुत कोई जियोलॉजी पेपर पढ़ा भी नहीं लेकिन जियोलॉजी रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है मार्किंग, स्कोरिंग मार्क बहुत ज्यादा होता है। 400 नंबर का पूछा जाता है तो थोड़ा सा मेहनत करके लोग जो है 350-300 नंबर भी लाते हैं, है ना। इनके अलावा आपका स्कोप की बात करें, है ना, तो बहुत कोई बच्चे पूछते हैं कि सर अगर मैं जियोलॉजी लेके ऑनर्स करूँ तो क्या कोई क्या स्कोप है ना, यानी एम्स इसमें क्या फ्यूचर में आगे जाके क्या हो सकता है। तो अगर आप इस ऑनर्स लेके करते हैं, आप बोलेंगे कि हम जो है ऑनर्स करेंगे यानी ग्रेजुएशन करेंगे, बीएससी करेंगे जियोलॉजी में, उसके इसके बाद जो है बीएड कर लेंगे, बीएड कर लेंगे, तो आपका जो है जियोलॉजी से रिलेटेड आपका हाई स्कूल में नौकरी नहीं होने वाला है ना। हाई स्कूल लेवल में इसका पढ़ाई नहीं होता है ना, ये हायर स्टडी में होता है। तो आपका इसको जो है हायर स्टडी में इनका अध्ययन होता है। जैसे कि यहाँ प्लस टू में यानी इंटरमीडिएट में आप लोग क्या रखते हैं, इंटरमीडिएट में आप लोग क्या रखते हैं, जियोलॉजी रखते हैं ऑप्शनल पेपर के रूप में। तो अब क्या है कि ऑप्शनल पेपर के रूप में आप जियोलॉजी रखते हैं, जियोलॉजी का टीचर भी होना चाहिए। लेकिन झारखंड स्टेट से नहीं बल्कि अन्य स्टेट्स में भी देखते हैं कि +2 में टीचर वाली नहीं करता है जियोलॉजी में, है ना। कि बीएससी में कोई प्रोफेसर है, बीएससी एमएससी के लिए जो प्रोफेसर पढ़ाता है, अगर उसके पास समय मिलता है तो इंटर वाले को थोड़ा बहुत पढ़ाता है, नहीं तो नहीं पढ़ाता, है ना। तो इनमें जो है स्कोप आपका प्रोफेसर बन सकते हैं आप, हायर स्टडी के लिए जो आप कॉलेजों में पढ़ाते हैं प्रोफेसर बन सकते हैं। इनके अलावा जो माइंस होते हैं बड़े बड़े हिंडाल्को, है ना, और क्या क्या कंपनी है, ये सब जो है कंपनी, है ना। तो जो आपका माइनिंग वाले कंपनी है जो कोयला का खनन करता है, तो वो सब बड़े बड़े जो कंपनी है वो लोग जो है जियोलॉजिस्ट को रखता है, जियोलॉजिस्ट को रखता है। जियोलॉजिस्ट में एक इंजीनियरिंग जियोलॉजी होता है ना। तो माइन से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट कोर्स करना चाहता है तो वो इंजीनियरिंग जियोलॉजी रखता है, ब्रांच पेपर में इंजीनियरिंग जियोलॉजी, है ना। तो ये इंजीनियरिंग जियोलॉजी ये सब जो एक्सपर्ट होते हैं उसको माइंस में, जैसे आपका धनबाद में है आपका
तो इस माइंस में आपका जियोलॉजिस्ट को रखा जाता है, वहाँ पता लगाने के लिए, रिसर्च करने के लिए कि भूसतह के अंदर कोयला के साथ-साथ किन चीज़ों की और उपस्थिति होने की संभावना है, कोयला कितनी मात्रा में पाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के लिए आपका जियोलॉजिस्ट रखा जाता है। तो आपका प्रोफ़ेसर हो गया, इनके अलावा रिसर्च के लिए भी रखा जाता है ना? आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, है ना? तो आपका जो है बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया नहीं है, लेकिन है ना, कैरियर की दृष्टि से देखा जाए तो जियोलॉजी में ब्रॉड एरिया नहीं है, ब्रॉड स्कोप नहीं है आपका, कम है, लेकिन इनमें क्या है कि आप मेहनत अगर अच्छी तरह से करते हैं, तो इस सब में अगर हो जाता है तो आपका पैसा बहुत है। माइंस में जो सब रखता है ना? आपका जियोलॉजिस्ट का जो है बहाली भी होता है। जियोलॉजिस्ट सरकारी विभागों में भी बहाली होता है ना? जैसे इसरो वगैरह में हो गया, अगर आपका जियोलॉजी से रिलेटेड होगा, इंजीनियरिंग जैसे जियोलॉजी मैंने बताया, है ना? तो माइनिंग वगैरह में जो कंपनी लेती है वो बहुत ही मोटा रकम देता है, सैलरी बहुत ही ज़्यादा देता है ना? इनके अलावा आप खुद राइटर भी बन सकते हैं। तो ये सब आपका जो है इसके अंदर के स्कोप है, इसलिए कह रहा है कि आर्टिकल्स एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज एंड फॉर रिसर्चर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एंड जियोलॉजिस्ट इंटरेस्ट इन स्ट्रैटिग्राफी, है ना, एंड क्रोनोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल रिकॉर्ड। अब जियोलॉजिकल रिकॉर्ड करने के लिए आप जो है अपना साइंटिस्ट ही, ज्यादातर मैं देखता हूँ कि जो हायर स्टडी में जाता है तो वो जो है साइंटिस्ट बनता है, समझिए। और उसको जो है बड़े-बड़े चाहे गवर्नमेंट हो या फिर बड़े-बड़े कंपनी हो, उनके द्वारा उनको हायर किया जाता है ना? और एक मोटी रकम में दिया जाता है ना? तो आपका जैसे आपका जियोलॉजिकल क्षेत्र हुआ, वाइल्ड लाइफ हुआ, है ना? वाइल्ड लाइफ में भी जो है ऐसे कैरियर में उस सब में ब्रॉड एरिया नहीं है, लेकिन लाइफ में एंजॉय उस समय बहुत है, मजा है, रिसर्च करने के लिए मजा आएगा। वाइल्ड लाइफ में क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के जगह में वो लोग विजिट करता है, वहाँ के एनिमल्स वगैरह को देखता है ना? फिर उनका शूट करता है, एक ये बनाता है, जैसे कि आप एनिमल प्लैनेट्स देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं एनिमल प्लैनेट्स आपका वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ है ना? तो आपका ये सब जो जियोलॉजिकल हुआ, वाइल्ड लाइफ हुआ, है ना, ये सब जो सेक्टर है आपका, समझिए थोड़ा सा इस सब सेक्टर में स्टूडेंट कम जाता है ना? तो भीड़ कम है, लेकिन क्या है कि इसमें जो निकाल लेता है मेहनत करके, तो उनका जो है फ्यूचर बहुत अच्छा है, फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है उनका। तो यही सब उनका स्कोप है, 4-5 लाइन में समझाया है। तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप जो है साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप इंजीनियरिंग जियोलॉजी करके जो है माइनिंग सेक्टर में आप रिसर्च बन सकते हैं, जिनको आपको मोटी रकम देगा, है ना? तो यहीं से अब आपका ये है, स्कोप की बात हो गई है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल हो गया, है ना? इनके अलावा आपका जैसे जियोलॉजिकल टाइम है ना, एक्सटेंसिव इंटरनल ऑफ टाइम ऑक्यूपाइड, है ना? तो आपका जो है लास्ट जो है आपका बचा हुआ है, आपका आर्कियन ग्रुप बचा हुआ है। आर्कियन ग्रुप सबसे बड़ा ब्रांच आपका पेट्रोलॉजी है। बाकी सब में जो है प्रत्येक साल जो है यही स्ट्रेटिग्राफी का ब्रांच बहुत बड़ा है, लेकिन 12th में जो है बहुत छोटा है। नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोग कभी चर्चा करेंगे आर्कियन ग्रुप, आर्कियन ग्रुप, बिंदियन ग्रुप, बिंदियन ग्रुप और आपका गोंडवाना ग्रुप, है ना? नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में चर्चा करेंगे, एक क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। बाकी इधर आपका मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, बचेगा मात्र ये 3, एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। मेरा कल एग्जाम है, कल एग्जाम हो जाएगा जैसे ही, फिर हम आप लोगों जो है, आप लोगों कल बंद रहेगा क्लास, उसके बाद आप लोग खबर दे देंगे, एक दिन क्लास लेंगे, आर्कियन खत्म, बिंदियन भी खत्म, गोंडवाना भी खत्म, उसके बाद समय बचेगा, आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर देंगे, है ना? ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम में, कल तो बंद रहेगा, नेक्स्ट टाइम ग्रुप में इंफॉर्मेशन कर देंगे ना, ग्रुप में इंफॉर्मेशन कर देंगे, एक क्लास बचेगा मात्र आर्कियन बिंदियन। अब बाकी जो है आप लोग चर्चा के बाकी जितना भी आपने पढ़ाई किया उसको बारीकी से आप लोग अध्ययन कीजिए, है ना? क्योंकि जो है आपका ये स्कोरिंग पेपर है जियोलॉजी, है ना? एक मेरा नया ब्रांच जो है कल से जो है वो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो कोई अगर नया स्टूडेंट है आपके फ्रेंड सर्किल में, तो कल वाले क्लास में जुड़ने बोलिए, है ना? 1 महीना लगेगा, आप लोग उन लोगों का जो है क्लास कंटिन्यूटी चलेगा, खत्म हो जाएगा, है ना? आप लोग अभी क्लास पहले ही खत्म हो जाता, लेकिन बीच में मेरा जो है बहुत सारे अड़चने आ गई, जिसके कारण क्लास थोड़ा सा लंबा चल गया।
यानी 1 महीना 10 दिन हो गया। 5 या 7 तारीख को आई थिंक आप लोग शुरुआत किए थे, है ना? तो एक क्लास बचेगा, आप लोग फिर हम खत्म कर देंगे। और आपने जो भी पढ़ा पीडीएफ, जो भी, ऐसा नहीं कि मोबाइल में आपको पीडीएफ मिल गया तो उसी से पढ़ रहे हैं, नहीं, आप कॉपी में नोट्स कीजिए। उसके बाद जो है फिर जो है प्रैक्टिस कीजिए। आपका जियोलॉजी जो है आपका स्कोरिंग बढ़ाने में मदद करेगा, है ना? उधर अगर आप 80-80 करके अगर 4 8 32 320 नंबर लाते हैं, तो आपका कोशिश करना है कि इसमें 90 आए, है ना? तो आपका परसेंटेज बनने में मदद करेगा। आपका 300 मार्क्स से अब कोशिश कीजिए कि उधर 4 पेपर में ही आ जाए। 4 पेपर मिला के ही 300 एबव आ जाए, है ना? 300 एबव 4 पेपर मिला के ही कर लेना है। और आपका समझ लीजिए कि बोनस पेपर के रूप में जियोलॉजी का रखिए और इसमें खूब मेहनत कीजिए। आपको परसेंटेज बनाने में बहुत अधिक मदद मिलेगा, है ना? ठीक है, मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट क्लास में फिर।